जयंत चौधरी जी के आने से जो स्टेप अप बीजेपी हुई है, जितना वोट प्लस बीजेपी के पक्ष में हुआ है, उससे अब की बार प्रदीप चौधरी की जीत 1.5 से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर किस प्रकार का चुनावी माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को लेकर किस प्रकार का माहौल बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं, आज इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी राज सिंह माजरा जी मौजूद हैं, जो इस कैराना लोकसभा पर नकुड़ विधानसभा के संयोजक भी हैं। चौधरी राज सिंह माजरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत। क्या आपको इस चुनाव में नजर आ रहा है, जिस तरीके से प्रदीप चौधरी को लेकर कुछ विरोध भी नजर आ रहा है, तो क्या जीतना आसान है जिस तरीके से 2019 में बड़ी जीत हुई थी? देखिए विपिन जी, आप कहीं कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार का वातावरण आप देख रहे हैं, वातावरण में इक्का दुक्का कंकर कहीं ना कहीं लगती रहती है। यदि आप पिछले चुनाव से इस चुनाव को तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस चुनाव में, पिछले चुनाव में हम जिनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, वो एक बड़ा गठबंधन था जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सबका मिलाकर के कंबाइंड कैंडिडेट था। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ बीएसपी अलग से लड़ रही है। राष्ट्र लोकदल जो बीजेपी के खिलाफ था, वो राष्ट्र लोकदल के साथ है। और जिस प्रकार का गठबंधन पिछली बार था, वो गठबंधन में से काफी बड़ा हिस्सा टूट करके, जो कि इस राष्ट्र लोकदल का वोट इस सीट पर 2 लाख से कम नहीं है, वो वोट बीजेपी के पक्ष में आ गया है। इसलिए बीजेपी के कैंडिडेट की जीत तो सुनिश्चित है। कोई कारण ही नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट कहीं कम मार्जिन से जीते। जितने मार्जिन से पिछली बार जीता था, उससे बढ़कर के जीतेगा। इकरा हसन खेमा तो ये कह रहा है कि देखिए कितनी हड़बड़ाहट है, और कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये हड़बड़ाहट का साइन नहीं है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष 2019 के बाद चुनाव निपटते ही इसी प्रकार से पब्लिक के बीच में प्रतिदिन चुनाव लड़ते हैं। अगर विपक्ष इसको हड़बड़ाहट देखता है तो ये विपक्ष की समझदारी है, मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर। अन्यथा ये तो एक रूटीन वर्क है, जो रूटीन वर्क अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो पूरे 5 वर्ष करते हैं, पूरे 5 वर्ष चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 80 के 80 सीटें भाजपा को मिलने जा रही। जब इतना डेवलपमेंट प्रदेश में है और प्रत्याशी की भी आप खूबियां गिना रहे हैं, तो ये इस लोकसभा पर विरोध के स्वर आखिर क्यों हैं? राजपूत समाज में नाराजगी है, सैनी समाज में नाराजगी है, कश्यप समाज में नाराजगी है, और कुछ गुर्जर समाज के लोग भी नाराजगी पर उतर आए हैं। देखिए, जहाँ तक आपका इन विभिन्न समाजों की नाराजगी की बात है, क्योंकि हमारे इन अलग सभी समाजों के नेता भी अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी विशेष नाराजगी की नजर नहीं आई। रही बात यह कि आपने जिन समाजों का नाम लिया, वो समाज कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत कोई बात थी भी, तो वो आज नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद पूरी तरह से वो समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रदीप चौधरी के साथ है। उस समाज के बड़े कद्दावर लोग हमारे काम में बराबर हाथ बटा रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो दूसरी बात, आपसे एक बात और मैं बता दूं कि प्रत्येक समाज में 100% हिस्सा किसी पार्टी को नहीं मिलता। जो हिस्सा विरोध में रहता है, ये वही हिस्सा है। जो विरोध में रहता है वो हो हल्ला करता है, वो तो पहले भी करता था, अब भी करेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इकरा हसन का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, डेवलपमेंट को लेकर कुछ बात होती नहीं। बताइए आप, जो है पिछले 8-10 साल में क्या हुआ? उन्होंने जो बातें कही हैं, इसके विषय में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर होता हुआ विकास शायद उनको दिख नहीं रहा। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े पुल, यमुना के पुल,
हम सौंदे बांस में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यमुना का पुल बनेगा, वहां भी बन गया। शाहजहांपुर में कभी सोच नहीं सकते थे रेलवे का ओवरब्रिज बनेगा, वो भी बन गया। इधर जो है सड़क बिन्ना खड़ी छापर जाती है, इसमें हम सोच नहीं सकते थे कभी ओवरब्रिज बनेगा, वो बन गया। ये जो इस प्रकार के काम है, डेवलपमेंट के काम है, विपक्ष इनको देख करके हड़बड़ाहट में है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम कर दिया देश के अंदर, इतना काम कर दिया कि एक वो व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा है, जिसके घर में शौचालय तक नहीं था, करोड़ों शौचालय देश के अंदर दिए गए, अनेकों गांव में बिजली की व्यवस्था की गई। आज बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, 18-19 घंटे के देहात में बिजली उपलब्ध है। किसान के ट्यूबवेल की बिजली फ्री हो चुकी है। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो तत्काल आ जाता है, बिना किसी पहले ट्रांसफार्मर लाने ही बहुत बड़ी बात थी। और मैं जो हमारी पार्टी के विकास कार्यों पर तंज करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको अपने शासनकाल को देखना चाहिए। उनके शासनकाल में सड़कों पर कानवाई बनकर के गाड़ियां चलती थी, अकेली गाड़ी जा नहीं सकती थी। उनके शासनकाल में जगह जगह लिखा मिलता था, लावारिस वस्तु को मत छूना, बम हो सकता है। उनके शासनकाल में कच्चे बनियान के लोगों का जबरदस्त आतंक हुआ करता था, प्रत्येक गांव में पहरे लगते थे। उनके शासनकाल में पुलिस चौकियों पर दिन में ताले लगते थे। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, पुलिस चौकी धौलापड़ा, पुलिस चौकी कुंडा, थाना गंगो की पुलिस चौकी, जिन पर शाम के 5 बजे ताला लग जाया करता था। वो किस प्रकार का उनका विचार था। और लोग अगर उनको मतदान करते हैं, इसका मतलब लोग इस गुंडागर्दी को स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस गुंडागर्दी को स्वीकार करने वाला लोगों में बड़ा ग्रुप है, ऐसा मैं नहीं मानता। बड़ा ग्रुप शांत जीवन जीने वालों का, शांति से जीवन चलने वालों का, सबको ठीक ठाक रहने वालों का ही बड़ा ग्रुप है। मैं किसी कस्बे का नाम लेना नहीं चाहता, वरना हमारे इस लोकसभा कैराना के कई कस्बे ऐसे थे जहां स्कूल की बालिकाओं का निकलना मुश्किल था, हिम्मत नहीं पड़ती थी निकलने की। और किसी बालिका को कुछ कह दिया तो हिम्मत नहीं होती थी उसको कहने वाले को छेड़ने की, हिम्मत नहीं होती थी। किसी पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल को हाथ दे दिया, स्कूटर को हाथ दे दिया उसकी चेकिंग के लिए, तो उसकी पिटाई हुआ करती थी। ये माहौल था उन लोगों की सरकारों में। और आज माहौल ये है कि सब शांत, अगर किसी बिटिया को कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलता है। आज उत्तर प्रदेश, हम लोग कहा करते थे कि हरियाणा कानून व्यवस्था के हिसाब से हमसे बेहतर प्रदेश है, लेकिन आज तमाम देश के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को 6 महीने, साल भर, 2 साल हमें उधार दे दो। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छू रहे हैं लोग विदेशों के अंदर, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और विपिन जी, शायद आपको ये बात पता है कि मेरी बैकग्राउंड एयरफोर्स की रही है। मैं सैन्य दृष्टि से अगर देश की तुलना 2014 के पूर्व 2014 के बाद की तुलना करूं तो जमीन और आसमान का अंतर है। आज हिंदुस्तान बोलता है और दुनिया सुनती है। आज हिंदुस्तान कहता है और दुनिया उसको मानती है। कोई दुनिया के अंदर ऐसा नेता नहीं जो विदेशों में हो रहे 2 देशों के जबरदस्त युद्ध को रुकवा दे और अपने लोगों को वहां से निकाल ले। अभी अभी आपको पता चला होगा कि हमारा हमारा शिपयार्ड शिप के ऊपर हमारे लोग तैनात थे, लेकिन वो शिप इजराइल का था, ईरान के लोगों ने कैप्चर कर लिया। 12 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ने उसको छुड़वा करके अपने घर बुलवा लिया। पूछे विंग कमांडर अभिनंदन से जाकर के, पूछे उसके परिवार से जाकर के, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इतना प्रेशर दुनिया के अंदर क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। ये है आज देश। मैं आपको एक बयान बताऊं, मेरे टेलीफोन में उसकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे सकता हूं। 2013 में जब चाइना 68,000 किलोमीटर हिंदुस्तान की सीमा में घुस गया, माननीय प्रधानमंत्री उस समय के हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और रक्षा मंत्री थे उस समय AK एंटनी जी। AK एंटनी जी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर यह बयान दिया था कि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना हमसे कई गुना ताकतवर देश है। ये लोकसभा के अंदर रिकॉर्डेड बयान है। और जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री जी को घेरा, पत्रकारों ने प्रधानमंत्री जी को पूछा कि ये इतना बड़ा एरिया चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया, आप चुप क्यों हैं? तो उन्होंने पत्रकारों से रिक्वेस्ट करके कहा था कि इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट मत कीजिए, ये भी ऑन रिकॉर्ड है।
इस मुद्दे को हाईलाइट मत कीजिए। आज चाइना की हिम्मत नहीं कि वो हिंदुस्तान तक आंखें उठा करके देख ले। जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, देश के अंदर लगभग 1300-1400 बड़े बड़े उग्रवादियों का पता नहीं चला कहां गए। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े उग्रवादी खत्म होते जा रहे हैं। एक इस प्रकार की योजना, पाकिस्तान आज भूखा मरने के कगार पर है। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्कलह है। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे हैं मनीष चौहान और बाबू हुकुम सिंह जी की लड़की है मृगांका सिंह, वो कहीं मंचों पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। मृगांका जी तो यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर रही हैं, मुख्यमंत्री जी के मंच पर रही हैं, वीरेंद्र जी भी मंच पर रहे हैं। वीरेंद्र जी जिस दिन हमने अपने कैंडिडेट का पर्चा दाखिल किया, उस दिन माननीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे मंच पर मौजूद थे। और देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं कि विचार भिन्नता थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन हम अपने नेतृत्व को लेकर के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर के कोई भिन्नता नहीं है, कोई विचार भिन्नता नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। सब लोगों का उद्देश्य माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बना करके इस देश की सत्ता उनको सौंपने का उद्देश्य है। सपा प्रत्याशी इकरा हसन का ये भी कहना है कि पलायन को लेकर कैराना को बदनाम किया गया, हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा की गई और इस बार जनता उनके साथ है, जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, उनकी जीत होगी और वो ये जो दाग है इसे धोने का काम करेंगी और हिंदू मुस्लिम के बीच में ये जो खाई पैदा हुई है इसे पाटने का काम करेंगी। अब ये तो वो कह रही हैं, ये तो उनका बयान है। जो हमारा सपा का कमेंट कैंडिडेट जो सपा का है, ये तो उनका कहना है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अन्यथा कैराना में प्लान का मामला तो सर्वविदित था। बाबू हुकुम सिंह जैसे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बड़े लेवल के नेता ने ये बात कही थी और ये असत्य, इसमें असत्य कुछ नहीं है। जिन जिन घरों से प्लान हुआ है उन घरों पर ताले लगे हुए थे। देश के गृह मंत्री उनके घर जाकर के मिलकर के आए हैं और देश के गृह मंत्री ने जाकर के जो लोग वापस आकर के बसे हैं उनको आश्वस्त किया कि आप बसे रहिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि प्लान नहीं होता था, उसकी बात से मैं सहमत नहीं। प्लान तो होता था, क्योंकि एक पक्ष जितना शक्तिशाली वहां है, वो पक्ष किसी दूसरे को इस हालत में बर्दाश्त नहीं करता। अल्पसंख्यक, अगर हम एक पक्ष जो आज जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, अगर वो पक्ष कहीं बहुसंख्यक है तो उसके सामने वाले अल्पसंख्यक पक्ष को बहुत आसानी से वो चलने नहीं देता। ये उनका स्वभाव है। और उस प्लान के सिस्टम को इस देश का प्रशासन भी साबित कर चुका है। हम अगर ये कहें प्लान, कोई हमसे ये कहे कि प्लान नहीं हुआ, तो ये तो असत्य है, ये सत्य नहीं है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत लेती है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो इस देश में मुस्लिम दोयम दर्जे का हो जाएगा। तो मुस्लिमों की स्थिति इस पार्टी में क्या है? यह मुसलमानों को इकट्ठा करने का उनका एक सगुफा है। मुसलमान, अब मैं आपसे मुसलमानों की बात करता हूँ। दुनिया में इतना मुसलमान किसी देश में नहीं है। 52 मुस्लिम कंट्री हैं। इतनी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान किसी देश में नहीं है जितनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में है। और आज वो सुरक्षित है, आराम से जीवन जी रहा है। मकान मिलने की सुविधा हो, चाहे राशन मिलने की सुविधा हो, चाहे अन्य सुविधा हो, वो किसी भी सुविधा से वंचित नहीं है। और मैं एक बात मुसलमानों के बारे में दावे से कह सकता हूँ, पूरे दावे से कह सकता हूँ। आप देखिए पुराने इतिहास उठा करके, मुसलमानों का बड़ा हिस्सा शांति से जीवन जीना चाहता है। मुसलमानों का बड़ा हिस्सा जिस प्रकार से हम सब लोग रह रहे हैं उसी प्रकार से भाईचारा मिलाकर के रहना चाहता है। कुछ लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते, कुछ बड़े बड़े इनके पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इसको पसंद नहीं करते। अन्यथा बड़ा तबका उन लोगों का है जो आराम से जीवन जीना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से प्लान हुआ, 5 लाख कश्मीर ब्राह्मण वहां से निकाल दिए गए। उनको निकालने वाला 100% मुस्लिम नहीं था। क्या इन नेताओं को ये बात नजर नहीं आती कि बहुत बुरा हुआ था? कहता है कोई नहीं कहता कि बहुत बुरा हुआ था, जबकि वो इससे बड़ा खराब कोई काम हो नहीं सकता। 5 लाख लोगों का अपने देश में बेघर हो जाना, वो लोग जब वहां से निकाले जा रहे थे
उनके समर्थन में आने वाले भी थे मुसलमान, लेकिन वो कमजोर थे, वो डंडे वाले नहीं थे, वो हथियार वाले नहीं थे, इसलिए वो बेचारे दबक गए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों की जो एक प्रकार से डरा करके, कांग्रेस ने यही तो किया, मुसलमानों को डरा करके उनका वोट लेते रहे। आज इन पार्टियों को सबसे बड़ा दर्द ये है, बहुत बड़ी तकलीफ इन पार्टियों को ये है जो मुसलमान को अपना वोट बैंक समझती हैं, कि मुसलमान धीरे धीरे टूट करके भारतीय जनता पार्टी तरफ आ रहा है। अब की बार मैं दावे से कहता हूं कि 15 से 20% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, बीजेपी को मिलने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा खतरा ये इन अन्य पार्टियों के लिए है जो अपने को मुस्लिम बेस पार्टी समझती है। अब आप एक बात देखिए, मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट छोड़ी, आपको मालूम है, और सारे हिंदुस्तान में तलाश करके वायनाड में ही क्यों गए? क्योंकि वायनाड मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इसका मतलब वो लोग ये समझते हैं कि जहां जहां मुसलमान बाहुल्य है वहां हम ताकतवर है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो मुसलमान को भी साथ लेके चलना चाहती है। मुसलमान के किसी अधिकार को बीजेपी ने कर्टेल नहीं किया है, यथावत सबके अधिकार। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जयंत चौधरी जिस तरीके से एनडीए में शामिल हुए हैं और पिछले चुनाव में प्रदीप चौधरी लगभग 93,000 वोटों से चुनाव जीते थे, तो इस बार आपका गणित क्या कह रहा है? मेरा गणित ये कह रहा है कि कम से कम 2 लाख के आसपास जीत होनी चाहिए। जयंत चौधरी जी के आने से जो स्टेप अप बीजेपी हुई है, जितना वोट प्लस बीजेपी के पक्ष में हुआ है, उससे अब की बार प्रदीप चौधरी की जीत 1.5 से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए, तो वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी राज सिंह माजरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।